मैं अपनी पति को रोज दूध में जहरीली दवा मिलाकर खिलाती थी ताकि मेरा पति बीमार होकर मर जाए और मैं अपने पुराने आशिक राहुल से शादी कर लूं। एक दिन मेरे पति को बहुत ज़्यादा खून की उल्टी आई और वह मर गया। पति के मरने के बाद कुछ दिन तक मैंने तो झूठ मूठ का शौक बनाया और फिर दूसरी शादी अपने पसंद के लड़के से करने जा रही थी। और ये वही लड़का था जो मेरी शादी से पहले मेरा आशिक था। कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, तभी मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने मेरी माँ को बाहर निकाल दिया और अंदर जाकर मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरा दिल दहल गया, क्योंकि मेरा नाम मोनिका है। मैं अपने माँ बाप की एकलौती औलाद थी। मेरे माँ बापा ने मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मैं भी उनकी मोहब्बत पर खूब गर्व किया करती थी। उनके जैसे दुनिया में इतने अच्छे और प्यार जताने वाले माँ बाप मिले थे मुझे, तो जीने के लिए अपने माँ बाप की मोहब्बत की काफ़ी थी। मगर एक दिन अचानक मेरे पड़ोस में रहने वाली मेरी एक दोस्त, जिसका नाम नेहा था, उसने मुझे एहसास कराया कि जीने के लिए माँ बाप की मोहब्बत ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि उसकी मोहब्बत के अलावा एक और मोहब्बत होती है जो औरत की ज़िंदगी को पूरा कर देती है, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ के रंग भर देती है। नेहा की बात सुनकर बहुत देर तक तो मैं हंसती रही और उसे मेरा हंसना बहुत बुरा लगा था। तब उसने मुझसे कहा, ये देखो, ये मोबाइल, ये सोने की चूड़ियाँ और ये डायमंड का नेकलेस और ये ढेर सारा सामान, ये सब कुछ मुझे मेरे दोस्त ने दिए हैं। मैं अपनी सहेली नेहा की इतनी महंगी महंगी चीज़ देखकर हैरान रह गई। मैं वो चीज़ बड़े ही जलन से देखे जा रही थी। उसकी चीज़ देखकर मुझे अब जलन महसूस हो रही थी। वो नेहा जो शक्ल सूरत की भी अच्छी नहीं दिखती थी और उसके पास इतनी सारी कीमती चीज़ें थी जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। मैं नेहा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर सुंदर थी, इसलिए मुझे नेहा पर गुस्सा होने लगे और साथ साथ अब बहुत ज़्यादा जलन भी हो रही थी। मैं उसकी कीमती चीज़ देखकर बस मुस्कुराते तक ही रुक गई थी, जबकि मेरा दिल अंदर से बुरी तरह जल रहा था। अब इस बात को गुजरे हुए 2 हफ्ते ही दिन हुए थे। मैं एक शहर के प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती थी। दोपहर का समय साइकिल से कॉलेज से आ रही थी, तभी अचानक सामने एक लड़का बाइक से आ रहा था। तभी वो लड़का मेरे नज़दीक आकर मुझसे टकरा गया। मैं उस लड़के से अचानक से टकराने पर एकदम से गुस्से में आ गई और उसे घूरते हुए मैं उसके पास से तेज़ी से गुजर जाने लगी। तभी वो मुझे कहने लगा कि मैं हर रोज़ कॉलेज से आते हुए और जाते वक्त तुम्हें छत से देखता हूँ। उसकी बात मैं समझ नहीं पाई थी, इसलिए गुस्से से बोली, आखिर क्यों देखते हो मुझे? मेरे सवाल पर उसने मुस्कुरा कर कहा कि मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत हो गई और मैं तुम्हारे बगैर अब एक पल भी नहीं रह सकता। उस लड़के की बात सुनकर मुझ पर हैरानी और गुस्से के पहाड़ टूट पड़े। उसकी हिम्मत कैसे हुई आखिर मुझे रास्ते में रोककर और डायरेक्ट इस तरह की बात करने की? मैं तो उस लड़के को जानती तक भी नहीं थी, बल्कि मेरे ज़िंदगी में पहली और अपने मोहल्ले में उससे देखा था। फिर वो कैसे मेरे सामने अपनी मोहब्बत का बखान कैसे कर सकता था? मैं वहाँ चुपचाप सी और सुन खड़ी हुई थी। उसने मेरे सूनेपन का फ़ायदा उठाकर मेरे बैग में मोबाइल नंबर लिखकर कागज़ का एक टुकड़ा डाल दिया और वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जब मेरा सूनापन ख़त्म होने के बाद मुझे होश आया तो मैं जल्दी से घर आ गई। घर आकर मैं भी उलझन का शिकार हो रही थी। मेरे दिमाग में अपनी दोस्त नेहा की बातें और उसके हाथ में मौजूद इतने सारे कीमती गिफ्ट और महंगे कपड़े घूम रहे थे। मेरे दिल की हालत भी बहुत ही अजीब सी हो रही थी। उस समय ऐसे जज्बात मेरे मन में आ रहे थे जो सिर्फ अजीबोगरीब थे, बल्कि अब वो ख्याल मुझे अंदर ही अंदर गुदगुदी भी पैदा कर रहे थे। मैं कितनी देर तक इस लड़के के बारे में सोचती रही, फिर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उस लड़के की दिए नंबर पर कॉल लगा दी। उस पर्ची पर उस लड़का का नाम राहुल था और वह तो जैसे ही मेरे कॉल का इंतज़ार में था, मेरी कॉल करने पर उसने तुरंत फ़ोन कॉल अटेंड कर ली और फिर उसी तरह हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती चली गई।
वो मुझे मेरी दोस्त नेहा की तरह कीमती गिफ्ट दिया करता था और एक दिन मैं कई बार फ़ोन पर अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया करता था और कॉलेज जाते वक्त रास्ते में कई बार मुझसे मिलता भी था। मैं भी खुद को उससे मोहब्बत करने से पर रोक नहीं पाई थी। हम दोनों रात रात भर जाकर एक दूसरे से काफ़ी सारी बातें किया करते थे। कभी तो राहुल मुझे अपने घर की छत से मुझे देखा तो कभी मैं उसे देखती। ऐसी ही करके धीरे धीरे एक दिन बीते चले जा गए और मेरी माँ को मुझ पर शक हो गया था। मुझे मेरी अपने आप से गुम देखकर मेरी माँ मुझे शक भरी निगाहों से देख रही थी और मैं ज़्यादा देर तक उनकी निगाह का सामना नहीं कर पाती थी। माँ की निगाह मुझ पर पड़ते ही मैं इधर से उधर जाया करती थी। तब मैं उसकी मोहब्बत में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। कुछ भी सोचने समझने का काबिल नहीं रहती थी और सोचने समझने की शक्ति तो मेरी पूरी तरह ही खो चुकी थी। अब राहुल मुझसे सिर्फ और सिर्फ अकेले में मिलना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं राहुल से अकेले में मिल पाती। एक दिन राहुल ने कहा कि मेरे माँ बाप घर पर नहीं हैं, तुम मेरे घर पर आ जाओ। पहले तो मैं मना करती रही, लेकिन जैसे जैसे उसने मुझे लिड़ी और कुछ भी मेरे साथ गलत ना करने का वादा किया, फिर मैंने उसके दिल को समझ लिया। मैंने मेरी मम्मी को एक बहाना बना दिया कि मैं मेरी दोस्त नेहा के घर जा रही हूँ। बहुत डरते डरते मैं राहुल घर पहुँचती थी। उसके घर में कोई भी नहीं था। ये लोग काफ़ी पैसे वाले थे। उनका घर एक महल नुमा आकार का था। घर की साज सज्जा से ही पता चल रहा था। वो मुझे अपने कमरे में ले गया और अब मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। अगर किसी को पता चल जाता तो क्या होता। अभी हम बैठे बैठे आपस में बातें कर रहे थे, तभी राहुल ने मेरे इतने ज़्यादा करीब होने लगा जिससे मेरा दिल उछलकर मेरे मुंह में आ गया था। मैं राहुल से दूर होने लगी। तभी मेरी ज़िंदगी से पहला मौका था जब कोई लड़का मेरे इतने करीब आया था। उसने चीखकर मुझे खुद के करीब कर लिया। मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। मैंने कहा, राहुल ये क्या कर रहे हो? उनकी आंखें नशीली हो गई थी और वो नशीली आंखों से ही कहने लगा कि कोई गलत काम थोड़े ही कर रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा, ये सब तो राहुल तुम शादी के बाद भी कर सकते हो। उस दिन हम दोनों के पहली बार सारी हदें पार कर दी थी। तभी अचानक से राहुल के घर के दरवाजे की डोरबेल बजी। शायद राहुल के माता पिता आ गए थे और राहुल को आवाज़ लगा रहे थे। अब राहुल ने झट से मुझे पलंग के नीचे छुपा दिया और खुद बाहर चला गया। मैंने देखा कि राहुल के माँ बाप राहुल को लेकर अपने कमरे में चले गए थे। मैं जल्दी से मौके का फ़ायदा उठाकर बाहर निकल आई। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। अब मैं जल्दी से घर पहुंच गई। जाते वक्त मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से डरी हुई थी और उस दिन काफ़ी लेट होने के बाद मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा। अब मैंने खुद को जल्दी से कमरे में बंद कर लिया और कुछ भी सोचने लगी थी। अभी अभी मेरे साथ हुआ उसे याद करके दिल में एक अजीब से गुदगुदी होने लगी थी। अब तो मैं राहुल की और भी ज़्यादा दीवानी हो गई थी। अब धीरे धीरे कॉलेज की पढ़ाई में मेरा दिल हटने लगा था कि तभी मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कहीं और रिश्ता तय कर दिया। मेरे माँ बाप ने मेरी मर्जी जाने पर कह रही मेरे लिए लड़का ढूंढ लिया था। मेरे होने वाला पति एक सरकारी नौकरी में था और वो एक बैंक में अच्छे पद के कार्यरत था। वो लड़का मुझसे उम्र में लगभग 15 से 16 साल बड़ा होगा, मगर उसकी सरकारी नौकरी के लालच में मेरे माँ बाप को मजबूर कर दिया। वो मेरे जोड़ को बिल्कुल भी नहीं था। वो न सिर्फ मुझे उम्र में ही बड़ा बल्कि शक्ल सूरत में भी अच्छा नहीं था। इस बात को सुनकर मैंने पूरे घर में शोर मचा दिया था। अपने माँ बाप को साफ साफ बताया कि मैं ये शादी नहीं करूँगी। इस पर मेरी माँ ने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई थी। वो कहने लगी कि तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ तुम्हारे माँ बाप करना चाहते हैं। अगर तुमने मना किया तो तुम्हें अपने माँ बाप का मारा मुँह देखना पड़ेगा। मैं अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो गई और अपने आशिक से सारे संबंध खत्म कर डाले। कुछ दिन बाद मैं अपना टूटा हुआ दिल लेकर अपने पति, जिसका नाम मोहित था, उसके घर आ गई। उसका घर काफ़ी बड़ा था। उसके माँ बाप भी मुझ पर बहुत ज़्यादा प्यार लुटाते थे, मगर मेरा दिल इतना कुछ पाकर भी कुछ नहीं था। मैं अब तक अपने पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच कर बहुत दुखी थी
कि वह मुझे हर वक्त बहुत खुश रखता था। वह मुझे हर समय खुश रखने की कोशिश किया करता था, मगर मुझे अपने पति मोहित की शक्ल से ही नफरत हो चुकी थी। मैं हर समय उसकी कोशिश को नाकाम बनाती रही और अपने रूम में कैद हो जाती, मगर उन्हीं दिनों मुझे हुआ ऐसा कि मेरा पति मोहित, जो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा था, मेरा पति मोहित गुस्से में काफ़ी तेज था। कोई भी चीज़ अगर उसकी मर्जी के खिलाफ हो जाती तो वह पूरा घर सर पर उठा लिया करता था। मैं अपनी पति मोहित के गुस्से से बहुत डर जाया करती थी। कभी कभी तो अकेले में खूब आंसू आती और अपने पुराने आशिक राहुल के प्यार को याद करके बहुत रोती रहती। लेकिन मेरी सास ससुर काफ़ी अच्छे थे। वो मुझे मेरे पति के डांटने के बाद अक्सर मेरी सास की मुझे बहलाया करती थी। कभी कभी अपने बेटों को ही गलत हरकत पर मुझसे माफ़ी भी मांग लिया करती थी। अपनी सास को इतना बड़ा दिल देखकर मैं हैरान हो जाती और अपने पति का गुस्सा भूल जाती थी और अपने पति मोहित की सेवा में लग जाती कि जैसे कि हमारे बीच कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। जब मैं अपने पति के धूप छांव वाले बर्ताव से परेशान हो चुकी थी, कभी कभी तो वह मुझ पर बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाता, जैसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत सिर्फ मुझसे ही करता है। कभी कभी तो छोटी सी बात पर भी ऐसी नाराज़ हो जाता जैसे कभी नहीं मानेगा। एक दिन मेरे सास ससुर डॉक्टर के पास गए हुए थे। मैं घर में अकेली थी। तभी मेरा पति मोहित गुस्से से घर आया। मैं उसके तेवर देखकर अपनी जगह से उठ चुकी थी। मैं फालतू में ही बेडरूम के काम निपटाने के लिए रूम में घुस गई। मुझे फिजूल के काम में लगा देखा मेरा पति ने आसमान सिर पर उठा लिया और फिर मेरे पति का गुस्सा और भी हाई हो गया। वो मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और मुझे घूरते हुए कहने लगा, मैं कब से घर आया हूँ और तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मुझे चाय या नाश्ते को पूछ लो। मैं काफ़ी हिम्मत करके अपने पति के तरफ देखने लगी। फिर उसे प्यार भरे शब्दों में कहा कि मैं आपके लिए कॉफ़ी लाती हूँ। मेरी बात सुनकर वो किचन से चला गया और मैं जल्दी जल्दी कॉफ़ी बनाने लगी। जैसे ही गर्मा गर्म कॉफ़ी मैं अपने पति के सामने रखने लगी, वो हमें गुस्से से मुझे घूमते हुए देखा। फिर एक घूंट पीकर सारी कॉफ़ी कप मेरी तरफ उछाल दिया और मुझ पर चीखने लगा, कितनी गंदी कॉफ़ी बनाई है, बिल्कुल भी मिठास नहीं है। मेरे पति मोहित फेंकी हुई गर्म कॉफ़ी में से मेरा हाथ और पेट बुरी तरह जल गया था। मेरी चीख निकल गई थी। मैं टूटे हुए कप लेकर किचन में चली गई और वहीं खड़ी होकर अपने किस्मत पर आंसू बहाने लगी। अपने हाथ और पेट के जलन को अंदर उतरते लगी। मेरे पीछे पीछे मेरे पति मोहित भी किचन में आया। वो शायद मुझे कुछ कहने के लिए आया था कि तभी अचानक मोहित को नज़र मेरे जले हुए हाथ पर गई तो वो सब कुछ भूल गया। मुझसे कहने लगा कि मोनिका, मुझे माफ़ कर दो। मुझे उसकी माफ़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने पति को जान से मारकर कहीं दूर भाग जाऊं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। बस अंदर ही अंदर अपने आंसू पीती रही। ऐसे ही धीरे धीरे मेरी शादी को 1 साल बीत चुका था। मैं अपने पति के गुस्से और घर में होने वाली चिक को लेकर काफ़ी परेशान रहा करती थी। एक दिन अचानक मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई। मैंने अपनी सास से अनुमति ली और अपने मायके चली आई। शादी के बाद मुझे बहुत कम अपने मायके आने का मौका मिला था। जब भी मैं अपने ससुराल से मायके आई तो मेरा पति भी मेरे साथ ही हुआ करते थे, मगर आज मैं अकेली आई थी और मेरे इरादे कुछ दिन अपने माँ के घर ठहरने के थे। मुझे घर में देखकर मेरी माँ पापा बहुत खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे पिता के तकलीफ तो मुझे देखकर ही आधी कम हो गई थी। मैं भी अपने घर को, अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश हो गई थी, मगर जब रात को समय घर के छत पर गई तो मुझे फिर से अपना पुराना प्यार याद आने लगा। पति के गुस्से को याद करके मुझे रोना आने लगा और मैं अपने पुराने बॉयफ्रेंड राहुल की मोहब्बत भरी बातों सोचने लगी। उस रात सोते हुए मुझे ना जाने कितनी रात हो चुकी थी। कुछ समय बाद मैं सोने चली गई और फिर अक्सर ऐसा होने लगा था। राहुल मुझे हर रोज़ याद आने लगा
और मैं कई कई घंटे उसकी याद में गुजार दिया करती थी कि रात मेरे सपने में राहुल आया और अगले दिन मैं शाम को घर की छत पर बैठी थी, तभी एक बड़ा सा कागज़ उड़कर मेरी तरफ आया, जिसे देखकर मैं घबरा कर इधर उधर देखने लगी। तभी मुझे एक दो घर की छत के बाद उसकी छत नजर आई। शादी से पहले भी जिस लड़के से अफेयर था वो वही लड़का राहुल मेरे सामने खड़ा था। मैं उसे पहचान गई थी। काफ़ी दिनों के बाद उसे अपने सामने देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो भी मुझे देख रहा था। उसके निगाहों में मेरे लिए मोहब्बत थी। उस रात के बाद हम दोनों के बीच से सिर्फ फिर से पहले वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। वो मुझसे शिकायत करता रहा कि तुमने मेरी मोहब्बत को भुला दिया, क्यों तुमने मेरी मोहब्बत को झूठे दावे मेरे साथ किए और शादी फिर किसी दूसरे इंसान के साथ कर ली। उसके सवाल पर मैंने उसे बताया कि मेरे माँ बाप ने हमारे और तुम्हारे अफेयर के बारे में शक हो गया था, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ये सब ज़बरदस्ती किया है। उससे मेरी बात का राहुल को विश्वास आ गया था, तभी उसने मुझे कुछ और नहीं कहा। हम दोनों कई घंटे तक दूसरे से बात किया करते थे, फिर अपने घर के छत पर एक दूसरे को देख लिया करते थे। मैं जो अपने शादी के बाद बहुत चुप चुप सी रह रही थी, अब मुझे दोबारा से खुशी देखकर मेरी माँ भी बहुत खुश थी। एक दिन मेरी माँ का व्यवहार मेरे साथ बहुत ही खराब हो गया। उन्होंने शायद मेरी चोरी पकड़ ली थी। उसे मेरे राहुल बीच के अफेयर के बारे में पता चल चुका था। तभी उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि तू अपनी ससुराल वापस चली जा, अब तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक हो गया, तुम्हारे पति इंतज़ार करता होगा। मैं अपने पुराने आशिक राहुल से मिलने के बाद अपने पति को पूरी तरह भुला बैठी थी, मगर माँ की याद दिलाने पर मुझे अपने पति मोहित की याद आई, जिसे सोचकर मेरी हालत तक खराब हो गई थी। मैं अपनी माँ को जोर जबरदस्ती करने पर बहुत विलिन थी, अपने ससुराल चली आई, मगर मेरा दिल अभी तक अपने आशिक राहुल के लिए ही धड़क रहा था। मैं बेगम से अपनी ससुराल चली आई थी, मगर अब अक्सर मुझे राहुल के फ़ोन आने लगे थे। कभी कभी वो मुझे मेरे पति के सामने ही कॉल कर दिया करता था, जिस पर मेरा पति मुझे शक भरी नज़रों से देखता है। मैं अपने पति से डरकर अपने आशिक से कहती कि तुम मुझे वक्त कॉल मत किया करो, मगर वो मेरे मना करने के बावजूद भी मुझे कॉल किया करता था। उस रात मेरा पति मोहित जल्दी घर आ चुका था। मैं भी सोने की तैयारी में थी, तभी मुझे राहुल के कॉल पर कॉल करना शुरू कर दिया। उस रात मेरा पति मोहित जल्दी ही बैंक से घर आ चुका था। मैं भी सोने की तैयारी कर रही थी, तभी फिर दोबारा से मेरे मोबाइल बज उठा था। मेरे पति ने मुझे गुस्से से पूछा कि किसकी कॉल है। मैं डरते डरते कहा मेरी कॉलेज की दोस्त है। मेरे कहने के बावजूद भी उसकी आंखों में मेरे लिए शक था। मैंने एक दिन अपने पुराने आशिक राहुल से सख्त शब्दों में इनकार करते हुए कहा कि मुझे आगे से कॉल मत करना। मेरे इस तरह से इनकार करना शायद उसे पसंद नहीं आया था, और फिर राहुल ने मुझे ब्लैकमेल करने शुरू कर दिया कि तुम अपने पति मोहित को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगा। उसकी धमकी सुनकर मैं बहुत ज़्यादा अंदर से डर गई थी, क्योंकि मेरा पति मोहित गुस्से का बहुत ही तेज था। अगर मेरी ये हरकत मेरे पति तक पहुंच जाती तो वो शायद मेरी जान ही ले लेता। फिर मेरे माँ पिता का क्या हाल होता। ये डर और उस राहुल की धमकी से ही अब मेरे दिन रात डर के साये में गुजरने लगे थे, और मैं सोचने लगी कि आगे मेरी ज़िंदगी में क्या होगा। अगर मेरा सच मेरे पति का पता चल गया तो मुझे घर में निकाल दिया होगा, मेरी जान से लेगा। अब मुझे मेरे आशिक राहुल की लगातार कॉल आती रहती है, और अब तो वो मुझे अपने पति से छुटकारा पाने के अलग अलग उपाय भी बताता था। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने आशिक राहुल के बताए हुए उपाय करूं और अपने पति मोहित से छुटकारा पा लूं,
फिर कभी कभी सोचती कि ये सब गलत है और उसके अंजाम को सोचकर मैं डर जाती और अपने आप को बुरे कामों से दूर रखती। एक दिन अचानक मेरा पुराना आशिक राहुल मेरे ससुराल आ पहुंचा। उसने पहले ही मुझे कॉल कर बता दिया था कि मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूं। अगर 1 मिनट के अंदर तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं खुद चलकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मैं उसकी धमकी से पूरी तरह डर गई थी। उसी वक्त मेरा पति ऑफिस गया हुआ था और मेरे सास ससुर भी किसी काम से बाहर गए हुए थे, इसलिए मैं उसे मिलने चली गई। मुझे यूं घबराया हुआ देखकर राहुल मुस्कुराने लगा। मैं उसके मुस्कुराने पर बहुत परेशान हो गई। तभी उसने मुझे एक थैली दी। उस थैली को देखकर मैं परेशान हो गई। उस समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें क्या है। फिर आपने बताया कि इसमें नींद की और जहरीली गोली है जिससे तुम्हारा पति आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ जाएगा। और मैं उसको देखने लगी। तभी राहुल मुझे बोला कि रोजाना थोड़ी सी दवा दूध में मिलाकर अपने पति को पिला देना, फिर वो पूरी रात सोता रहेगा और फिर हम दोनों आपस में खूब प्यार भरी बातें करेंगे। तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक नहीं होगा। मैं वो दवा की थैली लेकर घर आ गई और फिर उसकी बात मानते हुए और उसकी दी हुई दवा धमकी से उस दवा को थोड़ी सी मात्रा अपने पति को दूध में मिलाने लगी और हर रोज़ दवा मिलाते हुए दूध अपने पति को पिलाने लगी। मगर मुझे नहीं पता था कि जहरीली दवा है धीरे धीरे मेरे पति को मौत के घाट उतारने का काम कर रही थी। मेरा पति अब दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा था। उसके आँखों के आसपास गहरे गड्ढे पड़ने लगे थे, जिसे देखकर मेरी सास और ससुर बहुत चिंता में पड़ गए थे। मैं भी अपने पति को देखा करती थी कि वो मेरी दवाई पिलाने की वजह से तो ये नहीं हो रहा है। अब धीरे धीरे ऐसे ही करके दिन में इतने अगले फिर अचानक से 3 महीने बाद ही मेरे पति का दर्दनाक मौत हो गई। उसे खून का भयानक उल्टी आई थी। मेरे पति को मौत हो गई और मेरे घर में बहकाम मच गया। मेरे सास ससुर को तो बहुत बुरा हाल था क्योंकि मेरा पति मोहित उनकी इकलौता संतान थी। मेरे पति की मौत पर मुझे सौंप सूंघ गया था। मुझे अब समझ आया था कि मैं जो अपने पति के दवाई दे रही थी कि दरअसल उसकी मौत का सौदा था। मुझे अब खुद पर अफसोस होने लगा, मगर मुझे ये खुशी थी कि मेरे कंधे से मेरे पति मोहित का बोझ खत्म हो चुका था। मेरे माँ बाप भी मुझे यूं दुखी देखकर बहुत परेशान रहने लगे थे। ऐसे ही करके धीरे धीरे 2 महीने बीत गए और 2 महीने बाद मेरे माँ बाप मेरे ससुराल आए और मुझे अपने साथ घर लेकर गए। शादी तय कर दी। मैंने इस बार अपने माँ बाप के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, क्योंकि इस बार मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता मेरे ही पुराने आशिक राहुल से तय कर दिया था और उनके फैसले में मेरी भी मर्जी शामिल थी। मेरी शादी के अभी कुछ ही दिन बाकी रह गए थे, तभी अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई। मुझे कमजोरी महसूस होने लगी। मेरी रंगत दिन रात कम होती जा रही थी और अब मेरा सर बुरी तरह से दर्द करने लगा। मेरी बीमारी देखकर मेरी माँ बाप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। तभी वो मुझे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेकर आए। मैं हॉस्पिटल गई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि जो मुझे खबर मिली वो मुझे हैरान कर देने वाली थी। क्योंकि मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और मेरा चेकअप करने वाला डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि मेरा पति मोहित का दोस्त अविनाश था। मैं उसे अच्छी तरह जानती थी और वो मेरे शादी में भी आया था और एक बार मेरे जन्मदिन पर भी आया था। अविनाश मेरे पति मोहित को सबसे अच्छा दोस्त था। मैं अविनाश की नज़र खुद को टिकी हुई देखकर घबरा कर शिकार हो चुकी थी। उसने मुझे बहुत ही नफरत भरे शब्दों में ये खबर सुनाई थी कि तुम माँ बनने वाली हो और इस बच्चे के बाप भी इस दुनिया में नहीं रहा और तुमने ही इस बच्चे को अनाथ कर दिया है। मैं जो मेरे मरे हुए पति का 4 महीने का बच्चा और 15 दिन बाद मेरी दूसरी शादी और फिर मेरे पति की मौत का राज खुला। मेरा परेशान चेहरा देखकर मेरा पति का दोस्त अविनाश मुझसे कहने लगा, शायद आपको इस खुशखबरी ने परेशान कर दिया है। मुझे पता है कि मेरे दोस्त मोहित को तुमने ही मारा है। अविनाश के इतने विश्वास से कहने पर मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। तब मैंने घबरा कर उनसे पूछा कि आप ऐसे कैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो वो मुझसे कहने लगा, आप पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा बल्कि मेरे पास इस बात का पक्के सबूत है।
मेरा दोस्त मोहित अपनी मौत से कुछ दिन पहले मेरे पास आया था। मैंने उसका चेकअप किया था और उसकी रिपोर्ट देखकर मैंने उसको कहा कि तुम्हें कोई जहरीली दवा दे रहा है जिसका असर सीधे तुम्हारे लीवर पर हो रहा है। किसी दिन अचानक ही तुम्हारी मौत हो सकती है। मेरी बात को उसने मजाक में उड़ा दिया था, मगर जब दूसरी बार वो मेरे पास आया तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। मैंने अपने लड़खड़ाते हुए दोस्त को थाम कर मैंने पूछा था कि क्या बात है, तुम्हारी हालत इतनी ख़राब कैसे हो रही है। तब उसने कहा कि तुमने मुझे सच कहा था, मुझे जहरीली दवा देकर अंदर से डैमेज किया जा रहा है और वो देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मगर उसने मेरे प्यार के भरोसे को ठोस पहुँचाई है। मैं अपने दोस्त मोहित की बात सुनकर हैरान हो चुका था। तब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है, तो उसने कहा कि मेरी पत्नी मोनिका का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। उसे यह सब देखकर पूरी तरह का सदमा लगा था। तब उसको जीने से अच्छा मौत के गले लगाना है ज़रूरी समझा था। ये बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो रही थी। मैंने एक गौर मर्द से पीछे भागकर एक अनमोल और सच्चा रिश्ता को खो दिया था। मुझे रोता देखकर मेरा पति का दोस्त अविनाश मुझसे कहने लगा कि तुम जैसी औरतों की जगह सलाखों के पीछे होती है। मैं उससे सामने हाथ जोड़कर बोली, अविनाश मुझे माफ़ कर दो, जैसे तुम कहोगे वैसे मैं करूँगा, लेकिन भगवान के लिए मेरे बच्चों को एक बार फिर से अनाथ मत करो। मैं आपका हर एक काम करने के तैयार हूँ। मेरी बात सुन के अविनाश मुझ पर नीचे तक देखते घूरने लगे। फिर उसने मेरे सामने एक शर्त रख दी, या तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल भिजवा में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। मुझे उसकी बात पर आसान लगी थी। मैं उसे झट से हाँ कह दी। अपने माँ बाप को भी इस बात के लिए राज़ी कर लिया। फिर कुछ दिन ही बाद अविनाश की पत्नी बनकर उसके घर चली आई। धीरे धीरे मेरा ये राज खुलने लगा। फिर मेरे माँ बाप की मेरी सारी सच्चाई पता चल गई कि मेरा पति मोहित की हत्या मैंने ही की थी। ये सदमा मेरे माता पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो इस दुनिया से चले गए। एक बार फिर से मेरा बच्चा और मैं पूरी तरह से अनाथ हो गई। जब ये सच्चाई राहुल को पता चली कि मैंने अविनाश से शादी कर लिया, एक दिन राहुल अविनाश के घर पर आया और दोनों ने मिलकर मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की। और राहुल ने कहा कि मैं तुमसे ना तो पहले मोहब्बत करता था और ना ही आज करता हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जिस्म को हासिल करना चाहता था। मैं दिल से प्यार तो सिर्फ अपनी एक दोस्त को करता था। मैं तो तुम्हें सिर्फ बर्बाद करने के लिए ही चुना था और अब मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करने जा रहा हूँ। आज से 10 दिन बाद मेरी शादी है। राहुल की यह बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैं एकदम ही सुन्न हो गई और मुझे अपने पति का प्यार याद आने लगा। मैंने कितना गलत किया था उनके साथ। एक गैर मर्द के चक्कर में पड़कर मैं अपने जीवन साथी की हत्या कर दी थी, जो मुझे बेहद प्यार करता था। किसी तरह मैं खुद को संभाला और मैं भी सोच लिया था कि राहुल ने जिस तरह मेरा घर उजाड़ा है, मैं भी उसका घर उजाड़ कर ही दम लूँगी। मैं एक बार डॉक्टर का नाम लेकर मैं राहुल के घर गई और मैंने कहा कि मैं आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती हूँ, और उस दिन मैं नशे में उस जहर की गोली दे दी जिसे खाकर तुरंत राहुल की मौत हो गई। और राहुल को मारा देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। अब मैं अपने हाथों मजबूर हो गई और मैं एक नहीं बल्कि 2-2 खून कर दी थी। अब धीरे धीरे अविनाश के भी सारे राज खुलने लगे थे। राहुल से जैसे तैसे करके मैंने जान छुड़वा ली। मैं वहां से अपने पति अविनाश के घर तो सामने का मंजर देखकर एक पैर भी मेरे तले जमीन निकल गई, क्योंकि अविनाश ने जल्द ही अपने पसंद की लड़की नेहा से शादी कर ली थी। ये नेहा वही लड़की थी जो बचपन में मेरी दोस्त थी। मुझे खटती थी कि माता पिता के अलावा महिला को एक और दोस्त की ज़रूरत होती है। आज मेरी वो दोस्त नेहा मेरी सौतन बनी मेरे सामने खड़ी थी। अब नेहा मुझे दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा लग रही थी। अब धीरे धीरे मुझे सब समझ आने लगा था कि अविनाश ने मुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त मोहित यानी कि मेरे पति की मौत का बदला लेने के लिए की है। और अब अविनाश नेहा के साथ बहुत खुश रहता था।
उसने तो मुझे नौकरानी से भी बुरी हालत कर दी थी। वो कहता, जिस तरह तुमने मेरी जान से प्यारे दोस्त मोहित को तड़पा कर मारा है, मैं भी उस तरह तुम्हें तड़प तड़प कर अपने दोस्त का बदला लूँगा। अब अपने जिंदगी में मुझे बस अब एक ही खुशी नज़र आती है कि जब तेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो मैं उसे सहारे जिंदा रखूँगा। लेकिन भगवान यहाँ पर भी मेरे हिस्से से सुख लिख रहे थे। जब मेरी डिलीवरी का समय हुआ तो मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मैं उसे समय बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन जन्म के कुछ घंटे भगवान ने मुझसे ये भी खुशी छीन ली थी। अब मैं बिलख बिलख कर रो रही थी। भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया था और मैंने अपने ही घर को अपने हाथों बर्बाद कर दिया था। मैं खुद ही मुसीबत के गले लगाई थी और आज उन्हीं गलतियों का भरपाई करने में अपना सब कुछ खो दिया था। ये शायद मेरे ही पापों का सज़ा थी। मैंने अपने इतने प्यार करने वाले पति को खुद अपने हाथ से ही मार दिया था।